अगला अपना टॉपिक आ गया है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। पहला क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम से वापस लौट आती है। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं। हीरे का अत्यधिक चमकदार होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। रेगिस्तान की मरीचिका यानी कि जो हिरण होता है वो रेगिस्तान में पानी के लिए दर दर भटकता रहता है तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। जल में पड़ी परख नली का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। कौन कौन से? हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखना, रेगिस्तान में जो मरीचिका जो हिरण होता है पानी की तलाश में भटकता रहता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जल में पड़ी परख नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। नेक्स्ट, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसमें दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। उत्तल, अवतल, समतल, अवतल व उत्तल। किसी बिंब का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने रखा जाएगा, उत्तल दर्पण के सामने। व्याख्या, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ये प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख पाता है। इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये अपवर्तन का कारण है। यानी कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, ये अपवर्तन का कारण है। जैसे जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन का कारण है। व्याख्या, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आभासी गहराई का जो सूत्र है वो है वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका के दिखाई देने का कारण है। जो हिरण होता है वो रेगिस्तान में किस कारण जल की तलाश में भटकता हुआ रहता है, उसको जल ही जल दिखाई देता है। जो रेत के जो टीले होते हैं वो किस कारण दिखाई देते हैं? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। व्याख्या, मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? परावर्तन। इसका क्या कारण है? परावर्तन। व्याख्या, जब प्रकाश किरण किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चीकने परावर्तन पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं।
और परावर्तन के बाद भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती हैं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है, इसी कारण उस पर अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन के नियम समतल, वक्रीय, खुरदरे सभी पृष्ठों के लिए मान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, केवल समतल सतह के लिए बिल्कुल सत्य है, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगुना होगा। तो 44 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। परावर्तित किरण आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, अर्थात आपतन कोण यानी कि जो परावर्तन कोण होता है उनका मान बराबर होता है। तो इसका उत्तर रहेगा, जैसे मान लो ये आपतित किरण है 44 डिग्री का कोण बना रही है, तो अभिलंब पर परावर्तित किरण भी 44 डिग्री का कोण ही बनाएगी। नेक्स्ट, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। व्याख्या, परावर्तन के नियम, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही सतह में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही इसमें सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रकाश की किरण आती है, यह आपतित है, ये परावर्तित किरण है। तो पहला कथन सत्य है। आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। और पर सामान्य, नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो ये कथन भी गलत है। तो ए और सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। व्याख्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में गमन करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं, धूल, धुआं इत्यादि के कणों से उसका विभिन्न कोणों पर विचलन होता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का नीला नीला दिखाई देना, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन की क्रिया के कारण होता है। यानी सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तित कोण का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 34 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित कोण का मान क्या होगा? व्याख्या में देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 34 डिग्री। व्याख्या में देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये यानी कि जब ये 56 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 से 56 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा भाई। ये कोण यदि 56 का बन रहा है आपतित कोण, तो यानी कि जो यह विलंब होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 56 से जब अपन 90 घटाएंगे तो 34 डिग्री अपना उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वायुयान में विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। असत्य पूछा है, यानी सही नहीं है। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। गीले बालों में घुमाया हुआ कंगा कागज के गीले बालों में घुमाया हुआ कंगा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। यह कथन भी सही है। हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नहीं, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग में दिखाई देता? काला। व्याख्या, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के सतह पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देता है। वस्तुतः प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन धूल के कणों द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो वो हमेशा काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल वहाँ नहीं होता। नेक्स्ट, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, यानी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। व्याख्या देखो, सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इसमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जो इस प्रकार हैं: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? तो वो है जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। व्याख्या देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं,
जो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होता है काला। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा? काला होगा। नेक्स्ट, व्याख्या। जब सूरज का प्रकाश किसी चीज़ पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश जो परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर ले तो वह काली दिखाई देने लगती है, जबकि अनेक ठोस और चमकीली चीज़ें प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती हैं। विज्ञान के अनुसार काला रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है, बल्कि जो चीज़ सूर्य के प्रकाश को पूर्ण अवशोषित कर ले वह काली दिखाई देती है। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य छोटी बूंदें होती हैं। ये बादल काफ़ी घने होते हैं। ये बादल सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए बादल हमें काले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यानी लाल रंग का जो होता है वो तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। व्याख्या। प्रकाश का रंग आवर्ती से संबंधित होता है। बैंगनी में उच्चतम आवर्ती सर्वाधिक विचलन और प्रकाश के द्रव्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती हैं, और लाल की सबसे कम आवर्ती न्यूनतम विचलन और प्रकाश के द्रव्यमान रंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, जिसका अर्थ यह है कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना कम अर्थात 1/1.5 यानी 2/3 हो जाता है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो बैंगनी जो रंग होता है उसकी चाल कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, किस रंग के पदार्थ का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। व्याख्या। आम तौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है, पर जल में विकिरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है, जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे तथा भीतरी लाल। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो पहले नीला, फिर हरा, फिर पीला। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या हो जाएगा? नीला, हरा, पीला। व्याख्या। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत अथवा अन्य मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अतः निर्गत प्रकाश को देखा जाए या पर्दे पर लिया जाए तो इन रंगों की एक रूपरेखा प्राप्त होती है, जिसे वर्णक्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का समायोजन होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला और फिर नारंगी और लाल। तो इसको आप ध्यान में
रख सकते हैं VIBGYOR, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला है, हरा, पीला, नारंगी और लाल से आप याद रख सकते हैं बेजानी, बेजानी है पीनाला। नेक्स्ट, थोड़ी और व्याख्या है वो भी देख लेते हैं, फिर टॉपिक चौथा स्टार्ट करेंगे। नीले, हरे और लाल रंगों को प्राथमिक रंग तथा पीला, मेजेंटा, पीकॉक, ब्लू आदि द्वितीयक रंग कहा जाता है। जो रंग परस्पर मिलने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है। चित्र में प्रदर्शित रंग त्रिभुज में हम विभिन्न रंगों का मिश्रण ज्ञात कर सकते हैं, अतः रंग त्रिभुज से लाल व हरा, लाल प्लस हरा बराबर पीला, लाल प्लस पीला नीला बराबर मेजेंटा, हरा प्लस नीला पीकॉक ब्लू, हरा प्लस मेजेंटा यानी सफ़ेद, लाल प्लस पीलो पीकॉक ब्लू। ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में हो जाता है? तो ये हो जाता है वर्ण विक्षेपण के कारण। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में हो जाता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो वो हो जाएगा नारंगी। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो नारंगी रंग न्यूनतम विचलित होता है। नेक्स्ट, यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए, यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा, तो वो हो जाएगा काला। यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। व्याख्या देख लेते हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं वह काली दिखाई देती हैं। इसलिए जब लाल गुलाब को हरे शीशे के प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को अवशोषित कर लेता है। चौथा अपना टॉपिक है वो है आनुवांशिकता। चौथा टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे भी मैं विज्ञान का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये जो दिशा की बुक है इसका पूरा, इसमें जो भी PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन सॉल्यूशन है उनका कर रहे हैं और उनकी व्याख्या सहित, यानी कि जो भी इसमें दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चौथा अपना टॉपिक है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। पहला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? ग्रेगर मेंडल, C कोरेंस, H.J. मुलर और W. बेटसन। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो W. बेटसन इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल करके मत आ जाना, तो W. बेटसन इसका उत्तर हो जाएगा। जो आनुवांशिकी यानी आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जिसने कहा है वो W. बेटसन ने कहा है। व्याख्या, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। W. बेटसन ने वर्ष 1905-6 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो W. बेटसन, विलियम बेटसन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यानी कि G.J. मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। व्याख्या। आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने वर्ष 1866 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। ज्ञातव्य है कि जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज W.L. जॉनसन ने की थी। तो जीन शब्द की खोज किसने की थी? W.L. जॉनसन ने, W.L. जोहनसेन ने जीन की खोज की थी। नेक्स्ट, वसागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वसागति का जो नियम दिया था वो देने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो होती है 46 होती है। व्याख्या देख लेते हैं। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था गुणसूत्र का नाम? वाल्डेयर ने दिया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों व पुरुषों में यानी कि 22 जोड़ी स्त्री और पुरुष में होते हैं। 23वां अक्ष और वाई होता है, वाई पुरुष में होता है, अक्ष स्त्री में होता है। समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं जो अक्ष वाई के रूप में होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 22 होते हैं वो तो समजात होते हैं, लेकिन जो अक्ष वाई जो 23 जो जोड़ी होती है 23वां गुणसूत्र वो विषमजात गुणसूत्र होते हैं या एलोसोम कहते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में इनकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। जब XY क्रोमोसोम का युग्मनज होता है तो इससे बनने वाले संतान अक्ष क्रोमोसोम जब होता है तो लड़की और XY होता है तो लड़का होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक अक्ष क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में जी वही कटा हुआ है के आकार की भांति होते हैं। गुणसूत्र ही आनुवांशिक गुणों को माता पिता के संतानों में युग्मकों के माध्यम से स्थानापन्न करते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 23। नेक्स्ट, मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं तो ऑटोसोम वो होते हैं 22 जोड़े। कितने जोड़े? 22 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 23। ऑटोसोम के जोड़े मानव में कितने होते हैं? 22। नेक्स्ट, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है तो वो होता है एक अक्ष क्रोमोसोम। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक अक्ष क्रोमोसोम। नेक्स्ट, एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो वो होते हैं 46। एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होते हैं एक अक्ष क्रोमोसोम। वाई मत कर देना भी। नेक्स्ट, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? तो वो हो जाएगा अक्ष और अक्ष वाई। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा तो वो होगा 44 प्लस XY, टोटल 46 होते हैं। और यहाँ भाई इन्होंने समझाया भी है व्याख्या के माध्यम से।
मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पुरुष में 44 प्लस XY, स्त्री में 44 प्लस XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, और XY ये दोनों मिलकर के 46 होते हैं, तो 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं 2 XY गुणसूत्र। नेक्स्ट, नर के लक्षण देने वाले गुणसूत्र हैं, तो वो Y गुणसूत्र होता है, लड़की के लिए X हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, शिशु के लिंग का निर्धारण माता तथा पिता दोनों के गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में समजात गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। जब युग्मनज माता के अक्ष तथा पिता के अक्ष से मिलकर यानी कि XX होता है तो लड़की संतान होती है, और जब XY का मिलन होता है तो लड़का होता है। नेक्स्ट, एक सामान्य बालिका शिशु अपने अक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो वो अपने माता तथा पिता दोनों से प्राप्त करती है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़का होगा या लड़की यह निर्भर करता है, तो ये पिताजी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मानवों में एक युग्मनज जिनमें पिता से एक अक्ष गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़की। यानी जब पिता का अक्ष गुणसूत्र होगा तो लड़की होगी, और Y गुणसूत्र का मिलन होगा तो लड़का। नेक्स्ट, मानव जाति से बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता से आने वाले अक्ष अथवा Y गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं तो क्रोमोसोम यानी जीन। व्याख्या देख लो, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रोन, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटोन तथा संयोजन की इकाई को रेकोन कहते हैं। यानी आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटोन तथा संयोजन की इकाई को रेकोन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आनुवांशिक की इकाई है, तो वो हो जाएगी जीन। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। व्याख्या, गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी वह अति सूक्ष्म संरचना जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या इसे कौन सी बीमारियां हो सकती है। ये सब कुछ DNA से निर्धारित होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल डोग्मा रिक्त स्थान से फिर रिक्त स्थान को आनुवांशिक जानकारी के स्थानांतरण को संदर्भित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा DNA से प्रोटीन। सेंट्रल डोग्मा DNA से प्रोटीन को आनुवांशिक जानकारी के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, वाटसन एवं क्रिक ने DNA के मॉडल को प्रस्तावित किया था, तो ये 1953 में प्रस्तावित किया था। वाटसन और क्रिक ने DNA के मॉडल को 1953 में प्रस्तावित किया था। व्याख्या, DNA संरचना का सही मॉडल वाटसन व क्रिक ने 1953 में प्रस्तावित किया। DNA दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलिनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं
या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त स्प्रिंग की भांति ऐंठ कर द्विकुंडलिनी संरचना होती है। द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल 3.4 डिग्री लंबाई में फैला होता है। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? वाटसन और क्रिक को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्य गुणसूत्र बना होता है एक सूत्री आरएनए से, द्विसूत्री आरएनए से, एक सूत्री डीएनए से, द्विसूत्री डीएनए से। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है द्विसूत्री डीएनए से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर द्रव्यमान डीएनए थ्रेड है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर द्रव्यमान डीएनए थ्रेड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र। व्याख्या, अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों यानी 23 जोड़ों में बिखरा होता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, तो वो होते हैं डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। नेक्स्ट, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है, तो वो होता है धनात्मक। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है धनात्मक। व्याख्या देख लो, असीम केंद्री जैसी ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित कुछ प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिससे केंद्र का न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है, जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। असीम केंद्री यानी सुकेंद्री में यह संरचना और काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन्स में क्षारीय एमिनो अम्लीय लाइसोन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए परिसंस्करण में भाग लेता है? निम्न में से किस प्रकार का आरएनए परिसंस्करण में भाग लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टीआरएनए, टी स्पेस आरएनए। व्याख्या, स्थानांतरण आरएनए, इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। ये 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड वाले सबसे छोटे आरएनए के अणु होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के कुल भार का 10 से 15% टीआरएनए होता है। टीआरएनए का कार्य, इसकी मुख्य भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में त्रिक आनुवांशिक कूट की पहचान कर अनुरूप अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे भाई। बी भूरे कोट रंग के जीन व बी सफेद कोट रंग के जीन
जीन का प्रतिनिधित्व करता है। बी बी गुणा बी संकरण में सभी संततियां भूरे कोट की उत्पन्न होती है। इस समकरण से किस आनुवांशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा प्रभाविता। क्वेश्चन देखो फिर से। बी भूरे कोट रंग के जीन बी सफेद कोट रंग के जीन का प्रतिनिधित्व करता है। बी गुणा स्मॉल बी समकरण में संस्करण सभी संततियों भूरे कोट को उत्पन्न होती है। इस संस्करण से किस आनुवांशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? तो प्रभाविता इसका उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, टीआई प्लासीमिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। भाई विज्ञान की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। टीआई प्लासीमिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंसे। व्याख्या देख लो इसकी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का भी कार्य करता है। नेक्स्ट, पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है, तो वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु अक्स किरणें विवर्तन एक्स-रे या अक्स किरण विवर्तनक के आंकड़े दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं मॉरिस विलिक्सन और रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु अक्स किरण विवर्तन के आंकड़े किसके द्वारा दिए गए हैं? मॉरिस विलिक्सन और रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। व्याख्या। 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना पेश किया। यह नमूना मॉरिस विलिक्सन व रोजालिंड फ्रैंकलिन एक्स-रे विश्लेषण के आधार पर दिया। नेक्स्ट, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम रिक्त स्थान के अवलोकन पर आधारित है, तो यह आधारित है द्विसंस्करण। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम रिक्त स्थान के अवलोकन पर आधारित है, तो ये द्विसंस्करण पर आधारित है। व्याख्या। आनुवांशिकता में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रीगर जोहान मेंडल, यानी जिनका जन्म 1822 में, मृत्यु 1884 में हुई थी, उन्होंने दिया। इसलिए उन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए उद्यान मटर पौधे को चुना। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टी बोने स्मॉल टी पौधे के बीच क्रॉस करवाया तथा द्विसंकरीय क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे व झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे का क्रॉस करवाया, जिसे गोल व पीले बीज प्रभावी होते हैं।
एकल संकरण संक्रमण, एकल संकर संस्करण, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संस्करण कहलाता है। द्विसंकर संस्करण, दो जोड़ी युग्म विकल्पों के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकरण संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण, जब F1PD के विषम युग्मजीवी संकरण संकर का संकरण समयुग्मजीवी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संस्करण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो वो थे यानी कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के निवासी थे। यहाँ भाई इस क्वेश्चन में 2 बार ऑस्ट्रेलियाई मूल दे रखा है, तो ऑस्ट्रेलियाई मूल इसमें ऑस्ट्रेलियाई है और ये ऑस्ट्रियाई मूल है, तो ऑस्ट्रियाई मूल राइट होगा भाई, ये गलत होगा, ऑस्ट्रेलियाई नहीं ऑस्ट्रियाई मूल होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1PD का संस्करण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है। ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1PD का संस्करण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षणार्थक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो उत्तर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीला और गोल। नेक्स्ट जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो वो आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के एकल संकर संस्करणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर यानी वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक अपेक्षित था। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका उत्तर भाई BCD सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये गलत है। मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था, तो ये गलत है। उद्यान मटर को चुना था। मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था, ये सही है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक अपेक्षित रहा, ये भी सत्य है। और मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया, ये भी सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया था, तो पाइसम सेटाइवम, ये वैज्ञानिक नाम है भाई। उद्यान मटर को उसने चुना था, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। नेक्स्ट, जब F1PD का किसी भी एक जनक के संक्रमण कराया जाता है तो ये कहलाता है। जब एक पीढ़ी का किसी भी एक जनक के संकरण कराया जाता है तो ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है प्रतीप संकरण कहलाता है। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वह पादप था, तो वह पादप था हीरेसियम। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वह पादप था हीरेसियम। व्याख्या, हीरेसियम का सामान्य नाम होकवीड है। हीरेसियम का सामान्य नाम होकवीड भी दे सकते हैं भाई इस एग्ज़ाम में, तो हीरेसियम का सामान्य नाम होकवीड है। इसका जीन्स
सूरजमुखी परिवार से संबंधित है, जिसे अस्टेरसिया के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के अलावा हीरेसियम पर भी प्रयोग किया और बताया कि हीरेसियम बीज के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हीरेसियम की पहली पीढ़ी अपनी उत्पादक पौधों के समान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलो युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा टी और छोटा टी। देखो, लंबे पौधों के लिए यानी कि कैपिटल टी टी युग्म और टी अलील, और बोने के लिए डबल टी, पौधे के यानी कि स्मॉल टी पौधे के युग्मकों में टी अलील है। निषेचन के समय ये दो अलील यानी कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से दूसरे स्मॉल टी दूसरे जनक के अंड के माध्यम से आकार युग्मन करके एक युग्मन जो जाइगोटों का निर्माण करते हैं, जिसमें एक टी अलील दूसरा टी अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों के टी कैपिटल और स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरणों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजी या हेटरोजाइग्स कहा जाता है। नेक्स्ट, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं। वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है वे कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनक पीढ़ी। अगला मिलान करना है अभी। देखो, लक्षण प्ररूप, तो ये हो जाएगा बाह्य प्रकटीकरण। लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा? बाह्य प्रकटीकरण। फिर जीन आनुवांशिक संगठन है। फिर जीन प्ररूप, फिर से देखो इसको, यानी लक्षण प्रारूप ये तो हो जाएगा बाह्य प्रकटीकरण। फिर दे रखा है इसमें जीन, तो जीन हो जाएगा इसके अंदर वह फैक्टर जो किसी लक्षण गुण को नियंत्रित करता है। फिर जीन प्ररूप ये आनुवांशिक संगठन है। अप्रभावी लक्षण इसमें हो जाएगा F1PD में अभिव्यक्त नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी का नियम नहीं है? पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, बोनेपन का नियम, प्रभाविता का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी का नियम नहीं है? पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम भी है और प्रभाविता का नियम भी है, लेकिन बोनेपन का नियम नहीं है। व्याख्या देख लो। प्रभाविता का नियम, एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी के प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। ये तो होता है प्रभाविता का नियम। अब पृथक्करण का नियम क्या है? लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये क्या है? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट, वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है कहलाता है। तो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वो है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। व्याख्या, वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण द्वितीय संतति यानी F2PD में प्रदर्शित होता है उसे अप्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट,
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? तो उत्तर हो जाएगा 7 जोड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? 7 जोड़ी। व्याख्या देख लो। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। एक तरफ लक्षण, दूसरी तरफ प्रभावी और अप्रभावी। पादप की जो लंबाई है वो लंबा यानी टी, और बोने को उसने स्मॉल टी नाम दिया। पुष्प की स्थिति यानी फूल की स्थिति अक्षीय ए और अंतस्थ ए थी। शीर्ष की आकृति फूली हुई सिंब की आकृति है। सिंब की आकृति फूली हुई यानी कैपिटल आई, और सिकुड़ी हुई स्मॉल आई। सिंब की पीओडी का रंग, सिंब का रंग कैसा था? हरा और पीला। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। बीज पत्र का रंग पीला और हरा। फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना? बीज का रंग, फली का रंग, फूल का रंग, तने का रंग। तो उत्तर हो जाएगा तने का रंग। मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना था? तो उत्तर हो जाएगा तने का रंग। बल्कि बीज का रंग चुना, फली का रंग भी चुना था, फूल का रंग भी चुना था, लेकिन तने का रंग नहीं चुना था। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो 7 विषम लक्षण चुने थे। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजक को चुनिए। तो इसमें हमें गलत बताना है भी। बीज का रंग कैसा था? पीला और हरा, बिल्कुल सही है। फिर बीज का आकार कैसा था? गोल और झुर्रीदार था। और जो फूल की स्थिति थी वो अक्षीय और सिरस्थ थी, ये भी सत्य है। लेकिन फली का रंग सफ़ेद और पीला नहीं था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्डन पी मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा बैंगनी। उत्तर क्या हो जाएगा? बैंगनी। सूची 1 का 2 में मिलान करना है। पुष्प की अक्षीय स्थिति तो वो थी अंतस्थ। अक्षीय स्थिति क्या थी? अंतस्थ थी। पुष्प का सफ़ेद रंग तो वो था बैंगनी। यानी एक तरफ विशेषता ए है, एक तरफ विशेषता ए के विपरीत विशेषता बतानी है। पुष्प की अक्षीय स्थिति अंतस्थ, पुष्प का सफ़ेद रंग ये हो जाएगा बैंगनी। फिर बीज का हरा रंग ये हो जाएगा पीला। बीज का धुरीदार आकार ये हो जाएगा गोल। नेक्स्ट, एकल संकर संस्करण की F2PD में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। एकल संकर संस्करण की F2PD में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? तो 3। नेक्स्ट, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय यानी असोर्टमेंट का सिद्धांत, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? तो 9:3:3:1। व्याख्या देख लो। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण किया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप में होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे 9:3:3:1 के अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन अपना, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है। तो ये हो जाएगा 3:1। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है 3:1। मेंडल के प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त संकर लंबे पौधे में जब स्वनिषेचन की क्रिया को होने दिया जाता है तो द्वितीय यानी F2 पीढ़ी में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है तथा F2 पीढ़ी में भिन्न लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में यदि हम फिनोटाइप के अनुसार देखें तो 3 पौधे लंबे जबकि एक पौधा बौना प्राप्त होता है, अर्थात 75% पौधे लंबे, 25% पौधे बौने, जिसका अनुपात 3:1 है। यदि हम जीनोटाइप के अनुसार देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे, एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, अर्थात 25 पौधे शुद्ध लंबे, 50% पौधे संकर लंबे, 25% शुद्ध बौने मिलते हैं, जिसका अनुपात 1:2:1 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन और टमाटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा स्नैपड्रैगन। व्याख्या, अपूर्ण प्रभाविता संतति 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का सा होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण सवान पुष्प, स्नैपड्रैगन और एटिराइनम। नेक्स्ट, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एलील। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को एलील कहा जाता है। व्याख्या, एकल जीन के वैकल्पिक रूप जो विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी के लिए कोड को एलील रूप में जाना जाता है, अर्थात मटर के पौधे की ऊंचाई का निर्धारण करने वाले लंबे और बौने पौधे एलील थे। नेक्स्ट, किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील। अगला अपना टॉपिक रहेगा मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो यानी कि जो दिशा की जो बुक है उसमें से जो ये PYQ क्वेश्चन थे उनको सोल्व करवाया है। और वीडियो के नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि वैसे मैं विज्ञान का स्टूडेंट नहीं हूँ और विज्ञान की जो शब्दावली है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो कमेंट में आप अपने सुझाव देवें कि अगला टॉपिक करवाएं या नहीं करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।